हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों रासायनिक बंध, ये तो है यूनिट का नाम, जो यूनिट चल रही है, ठीक है। और रासायनिक बंध के अंदर हम लोग आज आपसे मुखातिब हुए हैं, ठीक है। हम आपके लिए पेशे खिदमत कर रहे हैं आज आयनिक, यौगिक एवं आयनिक बंध। आज हम आयनिक बंध के बारे में चर्चा करेंगे। आयनिक बंध क्या होता है, आयनिक बंध के क्या लक्षण है, क्या आयनिक बंध से ऐसा क्या होता है, ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आयनिक बंध, जो कि हमने पहले ही आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको समझा दी थी। और वो चीज़ें आपको ये समझाई थी मेरे बच्चों कि ये जो आयनिक बंध होता है, आयनिक बंध, ठीक है, ये आयनिक बंध जो है ये किसके बीच में पाया जाता है? ये हमारे आयनिक बंध ये पाए जाते हैं सर धातु प्लस अधातु। याद करो वो दिन जब हमने आपको ये बातें बतलाई थी। धातु और अधातु के बीच में आयनिक बंध काम करता है, ठीक है बेटा। जहां धातु क्या करता है? धातु भैया ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करते हैं? धनायन बनाते हैं, धनायन बना लेते हैं। कौन? धातु। ये तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना लेते हैं। और हमारे जो ये प्यारे अधातु हैं ये क्या करते हैं? धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन बना लेते हैं। बेटा धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, धातु के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ऋणायन ग्रहण, जो अधातु हैं वो ग्रहण करते हैं और क्या बना लेते हैं? ऋणायन बना लेते हैं। अब धातु और अधातु के बीच में जो अब लगता है प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल, क्या हुआ साहब? धातु एवं अधातु के मध्य लगने वाले प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल को ही फिर आप क्या कह देते हो? को ही आयनिक बंध कहते हैं। धातु एवं अधातु के मध्य लगने वाले प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल को ही आप क्या कह देते हो? फिर आयनिक बंध कह देते हो। वो आयनिक बंध हो गया। उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, उदाहरण, और उदाहरण से बातें ज़्यादा समझ में आती है। सबसे फेमस उदाहरण हम लोग ले लेते हैं बेटा NaCl। आप लोगों को पता होना चाहिए, या आपको मैं कंफर्म हूं इस बात के लिए कि आपको पता है इस बात का, ठीक है, कि जो ये सोडियम अंकल हैं ये गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। क्योंकि बेटा आपको हमने बताया था कि कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है या कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो तत्व का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना ये केवल उसकी गैसीय अवस्था में ही संभव होता है। ओनली उसकी गैसीय अवस्था में संभव होता है। इसलिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हमारी जो धातु है, यानी कि कौन है? सोडियम भाई साहब हैं। ये सोडियम भाई साहब जिनका कि बाह्यतम कोश का विन्यास आपका हीलियम, फिर नियोन, फिर आर्गन, और उसके बाद होता है बेटा 3s1। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है मेरे भाई। तो जो ये सोडियम अंकल क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये सोडियम भैया क्या बना लेते हैं? धनायन। और ये एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागते हो बच्चों? ये आपको मालूम होगा, क्योंकि सोडियम के बाह्यतम कोश में चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना स्थायित्व समीपवर्ती अक्रिय गैस के जैसा बना लूं। इसलिए भैया ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और धनायन बन गया। इधर ये जो अधातु थी, ये जो क्लोरीन आंटी थी, ये भी तैयार बैठी है,
क्यों तैयार बैठी हैं? क्योंकि क्लोरीन आंटी का जो विन्यास होता है वो होता है मेरे बच्चों 3s2 3p5, यानी ये चाहते हैं कि हम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये भी क्या कर लेंगी, अपने समीपवर्ती अक्रिय गैस विन्यास ये धारण कर लेंगी। यानी अब इनका विन्यास हो जाएगा 3s2 3p6, जो कि विन्यास हीलियम, नियोन, आर्गोन और फिर आर्गोन के बाद होगा बेटा क्रिप्टॉन, जो कि क्रिप्टॉन के विन्यास के समान होता है। किसके विन्यास के समान है भैया? क्रिप्टॉन अक्रिय गैस के विन्यास के समान इनका विन्यास होता है। किसका? क्लोरीन आंटी का। तो सोडियम भाई साहब ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और एक इलेक्ट्रॉन जब इसने त्यागा तो भाई इसका तो विन्यास हो गया समीपवर्ती अक्रिय गैस जैसा, और इधर क्लोरीन आंटी ने जो सोडियम भैया ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा था उसको ग्रहण कर लिया और ये बन गए ऋणाइन। अब कहीं होगो, अरे भैया ये धनाइन है और ये कौन है? ऋणाइन। चूंकि ये धनाइन है भैया, ये तो धनाइन है और ये ऋणाइन है, अब बताओ इनके बीच में क्या लगेगा? अरे इनके बीच में लगेगा मेरे बच्चों प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल, और इसी प्रबल विद्युत स्थिर विद्युत आकर्षण बल को ही हम क्या बोल देते हैं? आयनिक बंध। ठीक है, ये डिपेंड करता है कौन कितने बंध बनाएगा, ये बेटा सब कुछ डिपेंड करेगा उनके संयोजकताओं पर। आपको गुरुदेव कैसे? चलिए एक और उदाहरण हमारे सामने आपके लिए ले लेते हैं हम लोग। कैल्शियम फ्लोराइड का एग्जांपल मैंने आपके लिए ले लिया। ठीक है, आप लोगों को यह बताते हुए मुझे अच्छा लगेगा कि जो कैल्शियम भाई साहब हैं, इन कैल्शियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जी? 2। कैल्शियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं यार। ठीक है, अरे भूल गए क्या यार? ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये भाई साहब तो हो जाएंगे आपके 2s2, ये हो जाएंगे 3s2 और ये हो गए 4s2, ये हो गया नियोन, हीलियम, ये हीलियम, नियोन, आर्गन। तो यानी अब इसका विन्यास क्या हो जाएगा बेटा? इसका जो विन्यास है वो है आर्गन, और फिर हम लोग बात करें 2s2 3s2 4s2, ये लो साहब 4s2 वाला विन्यास धारण कर लिया भैया ने। ठीक है यार, इधर एक सोडियम का भी देख लें, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई? हीलियम, लिथियम, सोडियम। ठीक है, हीलियम, नियोन, बेटा ये यहाँ नियोन आएगा, आर्गन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा सर? नियोन। ये थोड़ा सा सही कर लेना बेटा, है ना, यहाँ नियोन आएगा। हाँ जी, और हीलियम, नियोन, ये आ जाएगा तो हाँ सही है, सही है ना भाई। तो यहाँ पर ये 4s2, आर्गन के बाद ये क्या आ गया साहब? 4s2। और इस कैल्शियम दादा ने क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों त्याग दिए? अब आप समझदार हो, समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम जानता है कि अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो मैं अपने समीपवर्ती अक्रिय गैस विन्यास आर्गन के बराबर हो जाऊंगा। इस भैया ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इधर फ्लोरीन तैयार बैठी थी, इधर ये फ्लोरीन तैयार बैठी थी भैया। क्यों? इस फ्लोरीन का विन्यास क्या है? हीलियम 2s2 2p5। इसने अगर इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन लेने पर ये क्या बन गया साहब? फ्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन लिया तो फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन ले रही है, तो फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लेती है, ठीक है, तो फ्लोरीन का विन्यास क्या हो जाएगा? आप देखिए जरा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने तो इसका विन्यास हीलियम 2s2 2p6, यानी हीलियम, फिर ये नियोन के विन्यास इसने धारण कर लिया। ठीक है, अब आप कहोगे गुरुदेव कैल्शियम ने तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, फ्लोरीन ने तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया है। तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन ही लिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाएगा? अरे बेटा, कैल्शियम ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो यहाँ 2 फ्लोरीन तैयार बैठी हैं। 2 फ्लोरीन क्या करेंगी? 2 फ्लोराइड बनाएंगी। अब जब 2 फ्लोराइड आयन बन गए, कैल्शियम भैया जो हैं अब क्या करेंगे? दोनों को ही आकर्षित करेंगे सरकार। कैल्शियम भाई साहब दोनों को आकर्षित कर रहे हैं, एक फ्लोरीन को इधर से आकर्षित करेंगे। ठीक है, एक फ्लोरीन भैया इधर से आकर्षित होंगी और एक फ्लोरीन इधर से आकर्षित होंगी। फ्लोरीन के पास आप जानते हो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? टोटल इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में फ्लोरीन आंटी के पास होते हैं 7, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला? एक इलेक्ट्रॉन मिला कैल्शियम के साथ। इस तरह से मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे मुन्नों, ये क्या बन जाएगा? आयनिक बंध, क्योंकि इनके बीच में लगेगा प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल। और इसी प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल को आप क्या कहते हो भक्तों? इसी को आप बोल देते हो आयनिक बंध। तो क्लियर कट वाली बात हो गई साहब कि आयनिक बंध है क्या? आयनिक बंध बेटा धनायन और ऋणायन के बीच में लगने वाला प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल है।
कुछ नहीं है, ये प्रबल विद्युत आकर्षण बल है भाई, ये आकर्षण बल है, ठीक है, जो किसके बीच में लगता है, धनायन और ऋणायन के बीच में लगता है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या बेटा? कोई दिक्कत हो तो बता दो, अंडा तक कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। काइंच है, कछु ना है भैया, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल लग रहा है, इसी को आप क्या बोल देते हो, आयनिकपन, ठीक है भाई। अब उस बात दरअसल ये है कि यहां तक तो बात समझ में आपके आ गई होगी। अब भैया आयनिक यौगिकों के गुण क्या है, आयनिक यौगिकों के गुण क्या है? और आयनिक यौगिकों के गुणों में सबसे पहले शुमार हम लगते हैं कि बहुधा आयनिक यौगिक जो होते हैं वो कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। बहुधा, ज्यादातर आयनिक यौगिक कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, ठीक है। और इनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होंगे, आयनिक यौगिक कठोर होंगे। अरे भाई कठोर होंगे, गलनांक इनका उच्च होगा, ठीक है। और ये कमरे के ताप पर कैसे होंगे, ठोस होंगे। ये आयनिक यौगिकों की पहचान होगी। लेकिन आयनिक यौगिक जो इनके साथ साथ जो हैं, मैं आपके लिए लिख दूंगा, ऐसी बात नहीं है, चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूं कि आयनिक यौगिकों के जो गुणधर्म हैं, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, ये चलो ये टॉपिक अपन लिख देते हैं, आयनिक गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म में भैया हमने पहला देखा, क्या देखा कि ये कठोर होते हैं, इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या देखी कि कमरे के ताप पर सामान्यता ये कैसे होंगे, ठोस। और दोनों का कारण क्या है, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल। भाई क्यों होते हैं, तो इसका कारण है प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल। अगर आप देखना चाहें तो कारण क्या है साहब, प्रबल विद्युत स्थिर विद्युत आकर्षण बल, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल लिखना चाहिए था, ठीक है। प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल, ये इसका कारण है, ठीक है। और तीसरी बात, ये जो चीज है वो आप समझिए, आयनिक यौगिकों के लिए जो हम लोग बात करते हैं, जो सूत्र होते हैं, वो सूत्र मूलानुपाती सूत्र होते हैं। आयनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र होते हैं। मूलानुपाती सूत्र का मतलब समझते हो? मूलानुपाती सूत्र यह होता है कि यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के मध्य सरल अनुपात पाया जाता है। यौगिकों के मध्य परमाणुओं का अणु और जो परमाणु है या अवयव कणों का क्या है, सरल अनुपात, तो उसको हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। तो तीसरी बात क्या है कि इनकी क्रिस्टल जालक संरचना होती है, इनकी क्रिस्टल जालक संरचना होती है और इनके मूलानुपाती सूत्र होते हैं, मूलानुपाती सूत्र होते हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया कि मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं, कि अणु में उपस्थित परमाणुओं का सरल अनुपात पाया जाता है, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन अब आप कहेंगे क्रिस्टल जालक संरचना क्या होती है? क्रिस्टल जालक संरचना में ये होती है बेटा कि इसमें एक धनायन अनेकों ऋणायनों के द्वारा मतलब संपर्कित रहते हैं या उनके सारा घिरे रहते हैं, और ऐसे ही एक ऋणायन जो होता है वो अनेकों धनायनों के द्वारा क्या होते हैं, घिरे हुए रहते हैं। इस तरह से इनकी विशाल और त्रिविमीय क्रिस्टल जालक संरचना होती है। विशाल त्रिविमीय क्रिस्टल जालक संरचना की वजह से ही ये इनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ठीक है। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, इस बात को आप जो मैंने बोला क्रिस्टल जालक संरचना, इसमें मैंने क्या बोला कि एक धनायन को कई सारे ऋणायन आकर्षित किए हुए रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं, और इसी प्रकार से प्रत्येक ऋणायन को कई सारे धनायन भी उसको क्या करते हैं, आकर्षित करके रखते हैं। तो भाई इनकी क्या होती है, विशाल और त्रिविमीय क्रिस्टल जालक संरचना पाई जाती है। तो अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि यहां पर आप इस बात को समझेंगे कैसे? तो तुम्हें तो पता ही है बेटा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यानी जब तक अपन इसका
क्या करेंगे, इसका आपको उदाहरण नहीं देंगे तब तक आपके समझ में नहीं आने वाली। तो क्रिस्टल जालक संरचना में हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, एक उदाहरण चलिए मैं अब की बार फिर यहां पर आपके पेशे खिदमत कर देता हूं, NaCl। इस NaCl में क्या होता है, एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन, 6 क्लोराइड आयन तथा एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन घेरे रखते हैं। इस बात को कहते हैं समन्वयी संख्या। यह कहलाती है समन्वयी संख्या, और NaCl के लिए समन्वयी संख्या होती है 6:6। 6:6 का मतलब, चलिए चित्र बना के इस बात को समझाया जाए। तो चलिए मैं एक चित्र बना रहा हूं NaCl का, आपसे कोई चित्र नहीं पूछ रहा, लेकिन बेटा इस चित्र से ही समझ में आएगा कि आखिरकार ये क्रिस्टल जालक होता क्या भला है। देखिए, मैं बना रही हूं छुआ, ये लो भाई, है ना, आसान है ना। ये क्रिस्टल जालक संरचना है, और इस क्रिस्टल जालक संरचना में मेरे बच्चों, मेरे प्यारे मुन्नों, ये तो हैं क्लोराइड आयन, और ये क्लोराइड आयन मेरे बच्चों कहाँ पाए जाते हैं, सभी कोनों पर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये कोनों पर ऊपर, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर, तो प्रत्येक फलक का केंद्र मतलब 1 2 3 4 5 6, ये प्रत्येक फलक के केंद्र पर कितने अवयव कण हो गए बेटा, ठीक है। ये अवयव कण, ऐसे मत बोलना कि भाई इसमें अवयव कण इतने गिनती कर लोगे बेटा। ये क्रिस्टल जालक संरचना भी क्या होती है, ये बेटा ये नहीं कि यही हो गई, ये एक छोटा सा उसका प्रतिरूप है। ऐसे इसको हम बोलते हैं इकाई सेल, ठीक है। इसको मात्रक कोशिका, इकाई सेल, यूनिट सेल बोलते हैं बेटा। और ये जो मात्रक कोशिका, इकाई सेल, यूनिट सेल है ना मेरे बच्चों, एक क्रिस्टल जालक में अनगिनत होती हैं, और ये एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। यूं मान लो एक दीवार है, ईंट की बनी हुई एक दीवार है, तो पूरी दीवार तो हो गई क्रिस्टल जालक संरचना, और उस दीवार का निर्माण करने वाली जो ईंट है, प्रत्येक ईंट है, वो ईंट हो गई आपकी यूनिट सेल यानी मात्रक कोशिका यानी एकक कोशिका, और ये एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। और त्रिविम अंतरिक्ष में मतलब इनकी क्या होती है, एक निश्चित ज्यामिति होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो विशाल त्रिविम जालक संरचना बनती है। तो ये तो मात्र एक यूनिट सेल है मेरे भाई, ठीक है। अब यहां पर आप लोग चलते चलते ये बात और देख लीजिए, जब यहां पर बात कंप्लीट हो जाएगी मेरी, वो ये देख लीजिए कि ये जो मैं बनाने जाऊंगा, ये बनाने जाऊंगा सब सोडियम आयन। सोडियम आयन जो होते हैं वो इस जगह पर होते हैं, किनारों के केंद्र पर। 4 तो ये रहे, और 4 ये रहे, और 4 ही नीचे और एक केंद्र में। इस तरह से ये क्या हो गए सर, सोडियम आयन हो गए। अब आपको मैं कहूं क्या बताना था, मुझे ये पूरी रामायण ये बतानी थी, क्रिस्टल जालक संरचना तो ये हो गई। अब मुझे आपको ये बताना था कि एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन कैसे घेरे हुए रखते हैं, या एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन आपके कैसे घेरते हैं, ये मुझे आपको सिखाना था। तो चलिए मैं आपको ये सिखाता हूं कि एक क्लोराइड आयन को जो है वो 6 सोडियम, जो एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन कैसे घेरते हैं। देखिए सुनिए, एक तो ये रहा, एक तो आपका ये रहा, ठीक है, ये रहा एक आपका ये रहा, मैं इसको थोड़ा सा शेड बना देता हूं, ये लीजिए, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा साहब, चौथा आपका ये रहा भैया, पांचवा आपका ये रहा, मतलब कितने हो गए, एक मतलब ये वाला गलत हो गया बेटा, ठीक है, ये वाला गलत हो गया, मैं वापस मेरी चीज पे लौटता हूं। एक तो ये रहा, देखो वापस देखो, एक तो ये रहा इसके जस्ट ऊपर, एक इसके जस्ट नीचे, 2, एक इसके साइड में 3,
और एक ये रहा भैया 4, और एक अंडा भाया 5, और एक अंडा भाया 6। यानी एक सोडियम आयन को टोटल कितने क्लोराइड आयन घेरते हैं? ये घेरते हैं 6। ऐसे ही एक क्लोराइड आयन को घेरने वाले जो हैं सोडियम आयन जो हैं वो कितने हैं, इस बात को मैं क्या करता हूं, मैं या ऐसे कर देता हूं। देखो, एक क्लोराइड आयन को एक तो सोडियम आयन ये घेर रहा है, एक आपका ये घेर रहा है, 2, तीसरा ये घेर रहा है, चौथा ये घेर रहा है, 4 तो ये घेर रहा है, 5वां जो घेर रहा है वो ये रहा, और जो छठा होगा वो कहां आएगा? वो ऊपर की तरफ आएगा, यहां आएगा। इस तरह से ऊपर का मतलब समझ गए? ये क्या आएगा? ये दूसरे क्रिस्टल जालक में, जो दूसरा यूनिट सेल है ना बेटा, उसमें ये आ जाएगा। इस तरह से ये बात पक्की हो गई कि NaCl के क्रिस्टल जालक के अंदर टोटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो हैं एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन घेरेंगे और एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन घेरते हैं। ठीक है, यहां पर एक बात और मैं कह दूं, आप ये जरूर कह सकते हो कि ये NaCl के क्रिस्टल जालक संरचना के अंदर, ठीक है, क्या कि समान संख्या में सोडियम आयन और समान संख्या में क्या होंगे? क्लोराइड आयन होंगे। ठीक है बेटा, मान लीजिए सर, मैं ये मान के चलता हूं, मान के चल लीजिए कि सोडियम आयन तो है X, और तो क्लोराइड आयन भी कितने होंगे? X होंगे। तो जब आप इनका क्या करेंगे? मूलानुपाती सूत्र बनाएंगे, तो मूलानुपाती सूत्र में क्या करते हो? कॉमन ले लेते हो, तो आप X कॉमन ले लोगे, तो भाई साहब का सूत्र क्या बन जाएगा? NaCl। अगर हम लोग ये कहते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक संरचना में जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कैल्शियम आयनों से क्लोराइड आयनों की जो संख्या होगी वो दुगनी होगी। ये क्या है? ये है मूलानुपाती सूत्र। तो आपने 2 बातें आपने सीख ली। एक बात तो आपने ये सीख ली कि साहब इनके क्या होते हैं? मूलानुपाती सूत्र होते हैं, यानी कि आयनिक क्रिस्टल जालक में निर्माण करने वाले आयनों के लिए जो आयन जो होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, उनका सरलतम अनुपात होता है। और दूसरी बात आपने समझ ली कि इनकी क्रिस्टल जालक संरचना होती है। क्रिस्टल जालक संरचना का मतलब विशाल एवं त्रिविमीय 3 डायमेंशन संरचना यहां पर पाई जाती है। 2 बातें। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर अगर चला जाए, इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखी जाए, तो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इनके पास एक और महत्वपूर्ण गुण जो पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि ये कठोर तो होते हैं लेकिन साथ ही साथ भंगुर भी होते हैं। भंगुर होने का तात्पर्य क्या है? भंगुर होने का तात्पर्य ये है कि इनकी जब क्रिस्टल जालक संरचना है, आप उन क्रिस्टल जालक संरचना पर अगर कोई बल अध्यारोपित करते हो तो ये बिखर जाते हैं, ये अपने आयनों में बिखर जाते हैं। तो इस बात के लिए हम क्या कहेंगे कि ये कौन है? भंगुर है, ये भंगुर प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं भंगुर प्रवृत्ति को कैसे समझा जाए। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास थी, चौथी प्रॉपर्टी जो हम आपके लिए लेकर आए, वो ये क्या है कि इनकी ये भंगुर प्रवृत्ति होती है। भंगुर प्रवृत्ति, भंगुर प्रवृत्ति को बेटा मैं एक डायग्राम चित्र के माध्यम से आपको समझा सकता हूं। मान लीजिए ये क्रिस्टल जालक है। अब क्रिस्टल जालक को बेटा अगर हम वास्तविक रूप में बनाएंगे तो पागल हो जाएंगे। तो मैंने क्रिस्टल जालक को ऐसे बना लिया, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया। ये स्थिति बल लगाने से पूर्व की है, बल लगाने से पूर्व की स्थिति है। जब आप इन पे बल लगाते हो तो एक परत दूसरी परत पर सरक जाती है। ये प्लस माइनस ये सरक गई, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, अंडर प्लस अंडर माइनस अंडर प्लस अंडर माइनस। अब क्या हुआ भाई? जब ये सरक गई तो यहां क्या हुआ? समान आवेश एक दूसरे के निकट आ गए। अरे जब समान आवेश एक दूसरे के निकट आ गए हैं तो अब इनमें क्या लगेगा? ये क्या स्थिति है पहले तो ये बता दो। ये है बल लगाने के पश्चात, बल लगाने के पश्चात की बात हो रही है। तो जब आप इस पर आप बल लगाएंगे तो समान आवेश जब एक दूसरे के निकट आ जाएंगे तो आप ही बताइए फिर क्या होने वाला है। जब समान आवेश एक दूसरे के निकट आ जाएंगे तो ये अब आयन क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे।
ये लीजिए, ये आयन आपके बिखर गए सर। ये लो सर, ये आयन बिखर गए, इस तरह से बिखर जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि भैया ये कौन सी प्रवृत्ति दर्शाते हैं कि आयनिक यौगिक जो हैं, आयनिक यौगिक सदैव भंगुर प्रवृत्ति दर्शाते हैं। अब पांचवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता का गुण। बेटा विद्युत का चालन करने के लिए क्या चीज आवश्यकता होती है, विद्युत का चालन करने के लिए क्या चीज आवश्यक होती है, वो ये कुछ शर्तें आवश्यक होती हैं कि विद्युत का चालन करने की शर्त, ठीक है, विद्युत चालन की शर्तें। शर्तों में पहली शुमार यह है कि इनके पास या तो होने चाहिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, या फिर इनके पास होने चाहिए मुक्त आयन। मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे धातुओं के पास पाए जाते हैं, तो यानी कि कहने का मतलब या तो इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि क्या करें, आसानी से एक इलेक्ट्रोड की तरफ से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ गति करें, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि आयनिक यौगिक के पास तो होते नहीं है। आयनिक यौगिकों के पास आयन होते हैं। आयनिक यौगिकों के पास क्या होता है भाई, आयन होता है। तो हम ये कहेंगे विद्युत चालन करने की जो शर्त है, विद्युत चालन करने की वो शर्त है, वो शर्त नंबर एक जो हमारे पास शर्त होगी वो ये होगी मेरे भाई कि ये गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत का चालन कर सकते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में इनके पास मुक्त आयन नहीं होते। इस कारण ये विद्युत का चालन नहीं करते। यानी कहने का तात्पर्य यह रह गया कि जो आयनिक यौगिक है, वो आयनिक यौगिक क्या है, वो विद्युत का चालन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते आयनिक यौगिक विद्युत का चालन? क्योंकि इनके पास गति करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन नहीं पाए जाते ठोस अवस्था में, ठीक है। लेकिन जलीय विलयन की बात करोगे या फिर इनकी गलित अवस्था की बात करोगे तो आयनिक यौगिकों के पास चूंकि मुक्त आयन पाए जाते हैं, इसलिए साहब आयनिक यौगिक जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत का चालन करने में समर्थ होगा। आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत आई हो तो बता दो, बताओ। नहीं है? अब आ जाओ छठा जो प्रॉपर्टी है, छठी प्रॉपर्टी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और वो छठी प्रॉपर्टी है साहब विलेयता। छठी प्रॉपर्टी आयनिक यौगिकों की क्या है मित्रों? विलेयता। आपको मालूम होना चाहिए कि भाई एक डायलॉग हमेशा हमारे साथ चलता है, आपको भी पढ़ाया जाता है, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आप लोगों ने, वो ये डायलॉग पढ़ा होगा सर आपने कि आयनिक यौगिक मतलब समान समान में विलय होता है। समान समान में विलय होने का तात्पर्य क्या है? समान समान में विलय होने का तात्पर्य हो गया कि ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे और अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे। अब सवाल ये उठता है, आप लोगों का ये कंफ्यूज होंगे, आप ये कहोगे कि यार एक बात बताओ कि हमें तो ध्रुवीय और अध्रुवीय की पहचान नहीं पता, हमें कैसे मालूम कि ये ध्रुवीय यौगिक है या अध्रुवीय यौगिक है? तो बेटा घबराइए मत, इसी चैप्टर के अंदर, इसी यूनिट के अंदर मैं आपको ध्रुवीय और अध्रुवीयता की पहचान करना सिखाऊंगा। जब आपको मैं द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से यौगिक ध्रुवीय होते हैं और कौन से यौगिक अध्रुवीय होते हैं।
अभी क्या आप इतना नहीं समझ पाओगे कि आप ये समझ लीजिएगा कि आयनिक यौगिक जो होते हैं, सभी आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ध्रुवीय प्रवृत्ति के होते हैं। सभी आयनिक यौगिक ध्रुवीय प्रवृत्ति के होते हैं। और सहसोजी जो यौगिक होते हैं ना भाई, इनका भरोसा नहीं है। सहसोजी यौगिक बेटा ध्रुवीय भी हो सकते हैं और अध्रुवीय भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, यह जरूर पक्का है कि क्या कि भैया आयनिक यौगिक क्या होंगे, ध्रुवीय प्रवृत्ति के होंगे। एक बात। दूसरी बात, हमारे लिए एक शब्द आएगा ध्रुवीय विलायक। बेटा सार्वभौमिक ध्रुवीय विलायक हमारे लिए जो होता है वो होता है जल। जल एक सार्वभौमिक ध्रुवीय विलायक है। हर प्रकार का आयनिक यौगिक, हर आयनिक यौगिक किस में विलय होता है, ध्रुवीय विलायक जल में आसानी से विलय हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, राइट। क्यों? क्योंकि वो समान समान में विलय होने का कारण है। लॉजिक क्या है, समान समान में विलय होना। ठीक है, आयनिक यौगिक जो ध्रुवीय प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए वो ध्रुवीय विलायक जल में आसानी से विलय हो जाएंगे। लेकिन अध्रुवीय विलायकों में आयनिक यौगिक अविलय होते हैं। अब आपको गुरुदेव भैया ध्रुवीय विलायक कौन से? अरे तसल्ली कर लो मेरे भाई, मेरे बेटा हो, मेरी बेटी हो। अरे जब द्विध्रुव आगुण पढ़ाएंगे तब आपको हम बताएंगे ना। लेकिन अभी चलिए, अभी हमारे लिए काम आ रहा है, तो अभी ये मान लीजिए सर, अध्रुवीय विलायक आप 2-3 याद कर लीजिए। एक तो आप याद कर लो सर बेंजीन, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड और एक कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड जैसे में आयनिक यौगिक क्या होते हैं, अविलय होते हैं। क्यों? क्योंकि आयनिक यौगिक खुद तो होते हैं ध्रुवीय प्रवृत्ति के, और ये जो विलायक जो मैं आपको बता रहा हूं ये है अध्रुवीय विलायक। तो सरकार आपने क्या सीखा? आपने केवल ये बात मुझसे सीख ली कि समान समान में विलय होते हैं। तो आपने ये सीखा कि आयनिक यौगिक जो होते हैं भैया, अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक कौन सा है देखें, ये शायद टॉपिक नंबर कौन सा था हमारा, ये टॉपिक नंबर 5वां था। ठीक है, तो छठा टॉपिक है हमारा जल में विलेयता। जल में विलेयता, यहां क्या पढ़ने का था? यहां पढ़ने का यह था कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक जिसको आप पढ़ रहे हो, तो आयनिक यौगिक तो होते हैं ध्रुवीय यौगिक, और ध्रुवीय विलायक कौन होता है? ठीक है, ध्रुवीय विलायक में हमारे पास आता है मुख्यतः जल। ठीक है, अध्रुवीय विलायक कौन से होते हैं? अध्रुवीय विलायक में हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड इत्यादि आते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको? मैंने ये सिखाया है कि समान समान में विलय होता है, यानी कि आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायक जल में तो विलय होंगे, लेकिन अध्रुवीय विलायक कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होंगे, अविलय होंगे। आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायक जैसे होते हैं, लेकिन अध्रुवीय विलायक जैसे CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड आदि में क्या होते हैं सर, ये लो। तो आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? तवाड़े समझ में आ गई इन्हें? ठीक है, अब यार ये मत मान लो कि ये बात हमेशा सही है। कुछ आयनिक यौगिक जल में अविलय भी होते हैं। अरे वाह यार, मरवा दिए। अभी तो कह रहे हो कि विलय होते हैं, और अब कह रहे हो हाँ कुछ तो अविलय होते हैं। अरे मेरे बेटा, आयनिक यौगिकों के जल में विलय होने की भी कुछ शर्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? मैं लिख देता हूं आपके लिए कि आयनिक
यौगिकों के लिए जल में होने की आवश्यक शर्त। आयनिक यौगिकों के लिए जल में विलय होने की आवश्यक शर्त क्या है? भाई वो ये शर्त है कि इनके लिए जो जालक ऊर्जा है, जालक ऊर्जा कम होनी चाहिए और इनकी जो जल योजन ऊर्जा है वो जल योजन ऊर्जा अधिक होनी चाहिए। और जल योजन ऊर्जा को हम विलायकन ऊर्जा भी कहते हैं। विलायकन ऊर्जा भी कहते हैं। ये लो, यानी आयनिक यौगिकों के लिए जालक ऊर्जा का मान कम होना चाहिए और जल योजन ऊर्जा यानी कि कहने का मतलब विलायकन ऊर्जा का मान ज्यादा होना चाहिए। अब लगे याद आप ये भी समझ लें, क्योंकि मन में अब ये विचार आपके घुमड़ के आएंगे, उमड़ के आपको गुरुदेव ये जालक ऊर्जा क्या भला है, और आप ये भी पूछने वाले हो कि साहब ये भी बता दो लगे हाथ कि जल योजन ऊर्जा क्या होती है। चलिए ये समझ लेते हैं क्या जाता है। जालक ऊर्जा का मतलब ये होता है कि जब एक मोल गैसीय आयन, धनायन और ऋणायन, जब एक मोल गैसीय आयन यानी धनायन और ऋणायन आपस में संयुक्त होकर विशाल एवं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, तो उसके फलस्वरूप मुक्त होने वाली जो कुल ऊर्जा होती है उसको आप बोलते हो जालक ऊर्जा। दोबारा बोलूं, एक मोल गैसीय आयनों, एक मोल गैसीय आयनों, ब्रैकेट में लिख लो यार, धनायन एवं ऋणायन के परस्पर संयुक्त होने पर बनने वाले क्रिस्टल जालक के फलस्वरूप, मुक्त होने वाली कुल ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। और याद रखना बच्चों, जालक ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी आयनिक क्रिस्टल उतना ही प्रबल होगा। क्यों? क्योंकि जालक ऊर्जा ज्यादा है तो आयनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल अधिक होगा, और अगर आयनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल अधिक होगा तो आयनिक क्रिस्टल कैसा होगा? प्रबल। जलयोजन ऊर्जा क्या बला है? जलयोजन ऊर्जा यह है कि जब आप किसी आयनिक यौगिक को जल में विलय करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए, चलिए NaCl की बात कर लें, तो जल के अणु ऑक्सीजन के माध्यम से इस सोडियम आयन को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देंगे। विपरीत आवेशित आयन के माध्यम से विलायक के अणुओं द्वारा विलय के अणुओं को चारों तरफ से घेरना या घेरने के फलस्वरूप मुक्त होने वाली कुल ऊर्जा को बोलते हो आप क्या? जलयोजन ऊर्जा। जरूरी नहीं है सोडियम आयन को ही घेरेंगे, क्लोराइड आयनों को भी ये क्या करेंगे सर? ये जल के अणु जो है ये क्लोराइड आयनों को भी इस तरह से चारों तरफ से घेरना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जल अणुओं के द्वारा क्रिस्टल जालक के विपरीत आवेशित आयनों को चारों तरफ से घेरना, यह क्या कहलाता है? विलायकन ऊर्जा। यार बेटा बुद्धि लगा कि विलायकन ऊर्जा अगर ज्यादा होगी, यानी कि जल के अणु प्रबलता से खींच रहे हैं आयनों को, खींचो प्रबलता से खींच रहे, अगर वो उनका आकर्षण बल ज्यादा है और जालक ऊर्जा कम है, कहने का मतलब आयनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल कमजोर है, तो आप ही बताओ क्या होने वाला है? अरे आयनिक यौगिक जल्दी विलय हो जाएगा, तुरंत आयनिक यौगिक जल में विलय हो जाएगा। इस बात को यूं समझ लीजिए सर कि एक मिठाई का पीस पड़ा हुआ है, बर्फी रखी है रे। अब यार ये चींटियों को पता नहीं कैसे पता लग जाता है, एक चींटी मटकती हुई आ गई और उसने दांत गड़ा दिए, नहीं तोड़ पाई साहब। क्यों? क्योंकि मिठाई के अणुओं के बीच में लगने वाला बल प्रबल था।
और चींटी के द्वारा लगाया गया बल दुर्बल था। तो मेरे भाई, एकता में शक्ति होती है मेरे बेटा। ये क्या करती हैं, ये फिर क्या करती हैं, बहुत सारी चींटियों को बुला लेती हैं, आओ रे आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तू भी आ जा तू भी आ जा तू भी आ, अरे शीला तू भी आ, बे श्यामा तू भी आ जा। सारी चींटियां मटकती मटकती उस स्थान पे आ जाती हैं, सब मिलकर बल लगाते हैं, सब मिठाई के पीछे खींच रहे हैं, तुम्हारा खींचो और भी आ जाओ रे भी धमाधम। जब इनके द्वारा लगाया गया बल और मिठाई अणुओं के बीच में लगने वाले बल की तुलना में ज्यादा हो जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा। छोटे से टुकड़े को वो चारों क्या करती है, निकाल लेती बाहर। और जब वो उनको निकाल लेती है, चारों तरफ से घेरती है, झिंगा लाला करती हुई निकल जाती है। यही होता है ना। अरे तो सेम टू सेम यहां भी यही होता है महाराज। क्या होता है कि ये जो क्रिस्टल जालक के अंदर जो आयन है, इन आयनों के मध्य लगने वाले बल से जब जल के अणुओं के द्वारा लगने वाला बल जब ज्यादा हो जाएगा, तो जल के अणु उस आयनिक क्रिस्टल जालक को विलय कर देंगे। यानी सीधी बात, नो बकवासी हो गई सरकार। क्या हो गई कि जब किसी भी आयनिक यौगिकों के लिए जल में विलय होने की आवश्यक शर्त क्या है, जालक ऊर्जा का मान कम होना चाहिए और जल योजन ऊर्जा या विलायकन ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, लगभग सभी आयनिक यौगिक इस शर्त का पालन करते हैं, लेकिन कुछ सल्फेट ऐसे हैं, जैसे मैं आपके लिए कुछ लिख दूं, जैसे हमारे पास बात करूं बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये तो जल में विलय हैं सरकार, ये जल में पूर्ण विलय हैं। क्यों जल में पूर्ण विलय हैं? क्योंकि इनके लिए जालक ऊर्जा जल योजन ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है। लेकिन 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 मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, लेकिन कैल्शियम सल्फेट आंशिक विलय है साहब, या आपको ऑप्शन नहीं मिले तो अविलय भी बोल दूंगा। कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और आपका बेरियम सल्फेट, ये जो हैं आपके बेरियम सल्फेट, ये महाराज जो हैं ये कैसे हैं, जल में अविलय हैं। अरे बेटा, ये जल में अविलय क्यों होते हैं? क्योंकि इनके लिए क्या होती है, जालक ऊर्जा अधिक होती है। इनके लिए जालक ऊर्जा अधिक होती है और जो जलयोजन ऊर्जा होती है वो जलयोजन ऊर्जा अपेक्षाकृत कम होती है। यानी कि ये क्या कर पाते हैं, आयनिक इसको जल के अणु इन आयनिक यौगिकों को विलय आसानी से नहीं कर पाते, ये अविलय ही रह जाते हैं। तो बच्चों, हे भक्तों, ये जान लो कि हर आयनिक यौगिक जल में विलय नहीं होता, केवल वही आयनिक यौगिक जल में विलय हो सकता है जिसकी जालक ऊर्जा का मान कम होगा और जलयोजन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। हे मुरारी लालो, अब चलिए यार इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक की ओर ढमक ढमक करके चल देते हैं, ठुमक ठुमक के चलते हैं। और वो टॉपिक हमारा ये है कि आयनिक यौगिक बनाने की आवश्यक शर्त, आयनिक यौगिक बनाने की आवश्यक शर्तें। आयनिक यौगिक बनाने की आवश्यक शर्तों में सबसे पहली शर्त ये होगी कि धनायन के लिए धनायन का निर्माण सुगमता से हो। इसके लिए क्या चीज जरूरत है बेटा? तो धनायन का आकार, अगर धनायन का निर्माण सुगमता से, इसके लिए क्या होना चाहिए सर? आयनन ऊर्जा कैसी होनी चाहिए? कम। दूसरी शर्त क्या है दोस्त कि ऋणायन का निर्माण सुगमता से हो। तो इसके लिए शर्त क्या होगी, आवश्यक शर्त? इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होनी चाहिए? अधिक। और तीसरी बात है कि क्रिस्टल जालक प्रबल बने, या यूं कह सकता हूं आयनिक बंध प्रबल हो। तो इसके लिए तीसरी शर्त जो आवश्यक है वो ये है कि
जालक ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। यानी जालक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होनी चाहिए और जो आयनन ऊर्जा है उसका मान क्या होना चाहिए? कम। हे लालाओ, हे लालियों, हे बालक, हे बालिकाओं, हे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बेटाओं, यहां से फिर हमारा आयनिक यौगिक का जो सफर था वो अभी इतना ही समाप्त हो गया। कल फिर हम मिलेंगे सर। कल हम क्या टॉपिक लेके चलेंगे? सहसंयोजी यौगिकों का सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, ये थोड़ी टॉपिक, ये वाला टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसको लेके चलेंगे। तो आज की कहानी बस इतनी ही, फिर मिलने वाले हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।